हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। और ओम्स लॉ में हम कवर करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, इसको ग्राफ के थ्रू देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस को जानेंगे और ओम्स लॉ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ओम्स लॉ की डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन है कि अगर किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जो भी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें करंट देखने को मिलेगा। ठीक है। और इस केस में जो टेम्परेचर होगा और जितनी भी फिजिकल कंडीशन होंगी उनको अनचेंज रखा जाएगा या फिर उनको कांस्टेंट रखा जाएगा। अनचेंज की जगह पे हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यानी कि जितनी फिजिकल कंडीशन है और टेम्परेचर है उन दोनों को हमने क्या किया है, हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है। यानी कि इस भाषा को अगर हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम्स लॉ की परिभाषा है। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए पड़ेगा। तो कांस्टेंट की जगह पे हम क्या करते हैं, हम r को लेंगे कांस्टेंट और ये v इक्वल टू आर आई या आई आर हमारा जो फॉर्मूला जो है ओम्स लॉ का ये बन जाता है। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर, ये कंडक्टर है मान लेते हैं, इसका कोई रेजिस्टेंस R है और अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब इससे क्या मतलब है, यानी कि अगर हम बात करें V और I के बीच के ग्राफ की, तो ग्राफ हमें कैसा लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा। हमें कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, तो ग्राफ हमें लीनियर देखने को मिलेगा। यानी कि ये हो गया V और ये हो गया I। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जो कॉज होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं और जो इफेक्ट होता है उसको हम वाई एक्सिस पे लेके चलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वोल्टेज V अप्लाई करेंगे तभी हमें इफेक्ट करंट के रूप में देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हमें सीधे लीनियरली देखने को मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं वोल्टेज अगर 2 है, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं वोल्टेज 2 है। तो सिमिलरली अगर हम आगे जितने भी वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे वोल्टेज यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे करंट भी हमारा सेम निकल के आएगा, यानी कि करंट भी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि V और I का जो रेशियो होगा हमेशा वो हमें कांस्टेंट देखने को मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना हम यहाँ पे इसको वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना यहाँ पे करंट भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ में जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इसका लीनियर देखने को मिलता है। तो जो भी लीनियर ग्राफ होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा और जो भी लीनियर डिवाइसेस होंगी वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करेंगी और जो नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। अब हम ओम्स लॉ की लिमिटेशन के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें ओम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में, तो ओम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है केवल मेटल्स, कंडक्टर और लीनियर डिवाइसेस के लिए। हमेशा ये मेटल या कंडक्टर या लीनियर डिवाइस के लिए एप्लीकेबल होता है। कभी भी ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। जब भी कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा तब ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन वेरिएबल टेम्परेचर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस भी जो है वायर की वो चेंज होने लगेगी। तो इस कारण से ओम्स लॉ हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वैलिड माना जाता है। और अगर हम बात करें बाइलेटरल एलिमेंट की, तो जितने भी बाइलेटरल एलिमेंट्स हैं उन सभी पे जो ओम्स लॉ है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लीनियर डिवाइसेस हमेशा बाइलेटरल एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको होल्ड करती है और जितने भी बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं वो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस होते हैं। अगर हम बात करें ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस। जितनी भी नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं या इंसुलेटर डिवाइसेस हैं, इन सभी पर ओम्स लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ ही थर्मिस्टर भी इसी में है। सुपर कंडक्टर पे भी जो ओम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। वैक्यूम ट्यूब, आर्क लैंप, एलॉय, इलेक्ट्रोलाइट,
यूनिलेटरल एलिमेंट। जितनी भी कैटेगरी थी जिन पर भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है उनको हमने फोर्थ पॉइंट में जो है इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो पूरी की पूरी लिमिटेशंस ओम्स लॉ की यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मेटल कंडक्टर्स, क्योंकि मेटल कंडक्टर या फिर जो लीनियर डिवाइसेस हैं उसके लिए जो है हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। नॉन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन लीनियर कंपोनेंट के लिए भी नहीं होगा और जेनर डायोड के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो करती हैं, इसीलिए कभी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ओम्स लॉ लीनियर डिवाइसेस के लिए है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो ये आई है इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो बैटरी की वैल्यू है वो 12 वोल्ट है। अगर हम देखें 12 और 6 इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे तो 12 छिंग 72 और 12 छः 18, 18 चौको 72, यानी कि 4 ओम जो है इसकी वैल्यू ओवरऑल 4 ओम निकल के आ रही है। तो 2 ओम ये हो जाएगा और 4 ओम ये 6 ओम हो जाएगा, यानी कि जो टोटल करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 12/6, दैट इज आई इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां भी 2 एम्पियर ऑप्शन में होगा हम उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर डैश सर्किट। तो ओम्स लॉ हमेशा लीनियर सर्किट के लिए जो है वैलिड माना जाता है, नॉन लीनियर के लिए कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां भी नहीं, और सेमीकंडक्टर के लिए भी कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इक्वेशन रिफर्ड एज ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। यानी कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ रिप्रेजेंट करती है? तो उस इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाई इक्वल टू एन आई अपॉन एस। यहां पर जो फाई है ये फ्लक्स हो गया और एन आई ये एम एम एफ हो गया और जो एस है ये रिलक्टेंस हो गया। जिस तरीके से I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, सिमिलरली फाई इक्वल टू एन आई अपॉन एस होगा। यहां पर जो V है उसका काम मैग्नेटिक सर्किट में एन आई करेगा और I का काम फ्लक्स करेगा और R का काम S करेगा, S यानी रिलक्टेंस। तो इस तरीके से अगर हम ओम्स लॉ की बात करें मैग्नेटिक सर्किट के लिए तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो R की वैल्यू है हमको मेंशन है 25 प्लस I/2 ओम। तो हमें जो I का वैल्यू है, जो टोटल I है, इस वाले I का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार हम इस सर्किट में जो है मूव कर जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो -300 प्लस I इंटू 25 प्लस I/2 इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखेंगे 25 दूनी 50, 50 प्लस I अपॉन ओवरऑल 2 रहेगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा और यहाँ पे जो है बाहर I है और इसको उस साइड भेज देंगे तो 600 हो जाएगा और 50I प्लस I स्क्वायर इक्वल टू 600। इसको हम अरेंज कर लेंगे तो I स्क्वायर प्लस 50I माइनस का 600 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। अब हम इसके जो है फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे होगा इसको, I स्क्वायर प्लस 60 दशारम 600 होगा तो 60 में से 10 माइनस हो जाएगा,
माइनस का 600 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो I यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो I प्लस 60 यहाँ पे बचा, माइनस 10 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो I प्लस 60 हमें यहाँ पे मिला इक्वल टू 0। तो I प्लस 60 ये रहा और I माइनस 10 ये रहा। तो यहाँ पे I की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक माइनस का 60 मिलेगा और एक प्लस का 10 मिलेगा। तो I की दो वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और दोनों की दोनों वैल्यू हमें आंसर के रूप में देखने को मिलेंगी। ठीक है, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो इसका आंसर -60 भी होगा और प्लस का 10 एम्पियर भी होगा। तो फिर हमने यहाँ पे काफी क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो बाकी हम और भी क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे। जितने भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आगे और भी हम क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।